दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास को, जो कि पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया। तो इस उपन्यास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस उपन्यास में हम सबसे पहले कुछ सामान्य बातों के बारे में जानेंगे, इस उपन्यास से संबंधित और लेखक से संबंधित, इसकी रचना से संबंधित। इसके अलावा हम जानेंगे इसमें पात्र परिचय, यानी कौन कौन से मुख्य पात्र हैं और उनका परिचय क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, किन तथ्यों के ऊपर ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास आधारित है, कथानक का सारांश क्या है, पूरी कथानक को ना बता करके उसके सारांश को जरूर चर्चा करेंगे, और उपन्यास के मुख्य अंश जो हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में दे करके पूछता है कि यह किस उपन्यास का अंश है, तो उन उपन्यास के अंशों जो इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना भूल गया, आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट तो लिखते ही नहीं है, वो कर दीजिए। तो चलिए देर किस बात, जानेंगे इस उपन्यास के बारे में कुछ सामान्य बातें ये है कि पंडित गौरी दत्त ने इस देवरानी जेठानी उपन्यास को प्रकाशित कराया था। इस उपन्यास से तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 200 प्रतियां इस उपन्यास की खरीद ली थी और पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये का इनाम भी दिया था। इस उपन्यास के पात्रों को देख लेते हैं। यूं तो इस उपन्यास में मित्रों कुल मिलाकर के 8 से 10 पात्र ही प्रमुख हैं, पर हम नहीं जानते कि यूजीसी नेट की परीक्षा में किस पात्र का नाम लेकर के पूछ दिया जाएगा कि यह किस उपन्यास के पात्र हैं, इसलिए मैंने सभी पात्रों के नाम इसमें संकलित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वसुख इस उपन्यास का नायक है, जो कि मेरठ का अग्रवाल बनिया है, जिसकी आड़त की दुकान है, और इसी के इर्द गिर्द यह पूरा उपन्यास, इसका पूरा कथानक घूमता है। पार्वती जो है वो सर्वसुख की बड़ी बेटी है, जिसका विवाह दिल्ली में हुआ है। सुखदेई सर्वसुख जो है बनिया, उसकी छोटी बेटी है। दौलत राम जो है वो सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटे लाल छोटा बेटा है। ज्ञानो जो है वो बड़ी बहू है, अर्थात जेठानी है, और दौलत राम की पत्नी है। छोटी बहू अर्थात देवरानी छोटे लाल की पत्नी है। यह ज्ञानो की तरह लालची नहीं है। ज्ञानो जो थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी बहू वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और पढ़ी लिखी न रहने के नाते उसके अंदर लालच है, थोड़ी झगड़ालू भी है, लेकिन छोटी बहू में ऐसी बातें नहीं है। कन्हैया दौलत राम का पुत्र है। नन्हे छोटे का बड़ा बेटा है, छोटे लाल का। मोहन जो है वो छोटे लाल का छोटा बेटा है। तो छोटे लाल के पास 2 बच्चे हैं, नन्हे और मोहन। कन्हैया जो है वो दौलत राम का पुत्र है। शिवदयाल सुखदेई का बेटा है, जो कि आप जानते हैं कि सुखदेई जो है वह सर्वसुख की बेटी है, और शिवदयाल सुखदेई का बेटा है, यानी कि सर्वसुख का नाती है। बंशीधर कबाड़ी जो हैं, इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है, ये हापुड़ के रहने वाले हैं। ज्ञानचंद्र सुखदेई का भांजा है। डूंगर जो है वो ज्ञानों का पिता है, यानी बड़ी बहू का पिता है, जो कि एक गरीब बनिया है। तहसीलदार साहब का नाम आया है, ये आनंदी के पिता है। आनंदी कौन है? छोटी बहू का नाम आनंदी था, ठीक है। रामदास कौन है? आनंदी का बड़ा भाई। गंगाराम आनंदी का छोटा भाई है। भगवान देई आनंदी की छोटी बहन है, और दिल्ला पांडे जो ये पुरोहित हैं। मिश्रानी दिल्ला पांडे की पत्नी है। मुंशी टिकट नारायण जो हैं वो शहरी अमीर हैं। और अन्य पात्रों की बात करें तो लाला दीनदयाल, किरपी जो कि एक बाल विधवा है, झल्लामल हैं, लाला बुलाकीदास हैं जो कि मदरसे में नौकर हैं। तो इतने पात्र हैं इस पूरे उपन्यास में मित्रों। उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? यह उपन्यास एक सामाजिक और पारिवारिक स्थिति का चित्रण करता है। पारिवारिक विघटन एवं घर के बंटवारे का वर्णन इसमें किया गया है। स्त्री शिक्षा को इसमें महत्व दिया गया है, इसका चित्रण किया गया इस पूरे उपन्यास में। स्त्रियों की आभूषण प्रियता का भी कहीं न कहीं इसमें वर्णन है। जो बड़ी बहू है उसके अंदर आभूषण प्रियता ज़्यादा है, वह लाल आभूषण के प्रति अपनी लालच दिखाती है,
वह दिखता है। बाल एवं अनमेल विवाह का भी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। विधवाओं की दीन दशा का भी चित्रण किया गया है, परंतु विधवा विवाह का समर्थन भी इस उपन्यास में कहीं न कहीं दबी जबान से किया गया है। विवाह में फिजूल खर्ची जो होती है उसका भी वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि छोटे मोटे जो संस्कार होते हैं उसमें भी किस तरह से फिजूल खर्ची की गई है, यह भी आप इस उपन्यास को पढ़ करके जान सकते हैं। वृद्ध की समस्या और बहुओं की समस्या भी बताई गई है। इसमें अंग्रेजी शिक्षण पर जोर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि अंग्रेजी सीखने से सरकारी नौकरी मिलती है। उपन्यास का सारांश क्या है, कथानक को मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपके सामने लाया हूं, उसको देख लीजिए। उपन्यास में एक अग्रवाल बनिया सर्वसुख की कहानी है। सर्वसुख का परिवार मेरठ का एक सुखी संपन्न एवं समृद्ध बनिया परिवार है। सर्वसुख के 2 बेटे, बड़ा बेटा दौलत राम एवं छोटा बेटा छोटे लाल है। इसके माता पिता की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई। जो सर्वसुख है उसके माता पिता की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई, इसलिए इसका पालन पोषण चाचा ने किया। सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाते थे, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली और चल निकली। सर्वसुख की 2 बेटियां, बड़ी का नाम पार्वती जो कि दिल्ली में विवाहित है और छोटी बेटी सुखदेवी है। दौलत राम की पत्नी ज्ञानी एक अनपढ़, लालची एवं स्वार्थी स्त्री है जो कि मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती रहती है। जबकि छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी एवं समझदार है। वह घर पर चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने का भी कार्य करती है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे लाल और उसकी पत्नी आनंदी अपने पुत्रों का विवाह नहीं करवाते। उपन्यास परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता है। दौलत राम को 1 बेटी एवं 1 बेटा है, जबकि छोटे लाल को 2 बेटे हैं, नन्हे एवं मोहन। दौलत राम की पत्नी अत्यंत जुझारू एवं लालची प्रवृत्ति की है। वह अपने देवरानी एवं सास के प्रति ईर्ष्या रखती है। दौलत राम उपन्यास के अंत में परिवार की समस्या के चलते सर्वसुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, जहां दौलत राम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलत राम के हिस्से में दुकान तथा छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है। हवेली में जाते समय बड़ी बहू हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले जाती है। उपन्यास के कुछ अंश मैंने आपके लिए संकलित किया है। यहाँ सर्वसुख अपने मन की बात कहता है। वह कहता है कि एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर है, यूँ कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इसमें तेरी क्या सलाह है। और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा, मतलब मैं अपने काम में उसको दौलत राम को ले लूंगा, ऐसा सर्वसुख ने कहा। सुखदेई की माँ उसका जवाब देती है, यानी सर्वसुख की पत्नी, लाला सर्वसुख जो है उनकी पत्नी, वह कहती हैं कि उसने कहा अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई, आज चौथा दिन है। दिल्ला पाणे हमारे पुरोहित की बहू मिसरानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो। आप जानते हैं कि सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है और मोहल्ले की 5-7 लौंडियाँ उसके घर जाया करे हैं और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बात कहे थी कि जब सुखदेई पढ़ जाएगी, चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी और उसके घर कभी कभी एक मेम आया करे हैं, लौंडियों को देख हरी हो जा है और उसका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए, दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगी और सुखदेई मिसरानी के साथ नागरी पढ़ने लगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे अंग्रेजी के साथ साथ नागरी यानी कि
देवनागरी लिपि यानी हिंदी का भी महत्व दर्शाया गया है और शिक्षा के महत्व को दर्शाने की बात कही गई। मतलब स्पष्ट रूप से शिक्षा का महत्व इसमें दिखता है कि लेखक ने शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया है। छोटी बहू का स्वभाव भी इसमें दर्शाया गया है। छोटी बहू का स्वभाव दर्शाते हुए लिखा गया है कि जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती, वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मुहल्ले और बिरादरी की बैरबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नायन है वह कहे थी इस पर सीनी पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रहे थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, हर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने आते। जब वह खा लेता और सास जिठानी भी खा चुकती, तब सबके पीछे आप रोटी खाती। तो यहाँ कुल मिलाकर के छोटी बहू के अंदर का संस्कार, उसका शिक्षित होना, ये सब सारी चीज़ें और उसके मधुर बोल, लोगों से प्यार से बोलना, घर में संस्कार दिखाना, बड़ों की इज्जत करना, ये सब दिखाया गया है। अब बड़ी बहू जो है उसका स्वभाव दिखाया गया है। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दौलत राम की बहू मतलब बड़े बेटे की पत्नी, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून मतलब नमक ज्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव के सी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेंक देती, यानी किसी को बहुत सेंक देती, कोई कच्ची रह जाती। इस लय बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था। इसलिए बेचारी देवरानी यानी जो छोटी बहू थी, उसी को, आनंदी को ही दोनों वक्त खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि बड़ी बहू अच्छे से खाना नहीं बनाती थी। आगे उसका स्वभाव दर्शाया गया है कि यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाज मतलब अनाज फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जाए था, उसे अकेली बोरियों में कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरी करे थी, पर बैर विश्वाद बहुत रखे थी, मतलब बैर भाव बहुत रखती थी, ईर्ष्या रखती थी वो अपनी सासू माँ से और अपनी देवरानी से। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक को रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा, रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। धीरे धीरे दौलत राम, चूंकि दौलत राम भी पढ़ा लिखा नहीं था, वह सर्वसुख, लाला सर्वसुख जो बनिया थे उनके साथ, यानी अपने पिता के साथ दुकान जाता था, तो पढ़ लिख नहीं पाया था, इसलिए अपनी पत्नी की बातों में वह भी आ गया और माँ को भला बुरा कहने लगा। अब घर में अलगे की बात भी देख लेते हैं। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूंगी, तुम्हारी तुम जानो। अब देखिए दौलत राम अब सर्वसुख क्या कहते हैं। वो कहे कि ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूँगा। अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी में लोग हंसेंगे और ठहाके मारेंगे, वो शब्द वहाँ पर डिलीट हो गया है, कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी
तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई और इसने हमारी बात में बा लगाया और घर 3-13 कर दिया, बट्टा लगाया, वहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से आपने कहानी के कुछ अंशों को देखा जिसमें आपने देखा कि इस पर शिक्षा के महत्व की बात इसमें कही गई है, स्त्री शिक्षा की बात कही गई है। स्त्रियां जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसे कि बड़ी बहू, किस तरह से वो अनपढ़ों जैसा कार्य करती है, यहाँ तक कि वो जलन रखती है अपने सासू माँ और देवरानी से, और इसी के कारण घर में अलगा हो जाता है। दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अलगे के पहले ही सर्वसुख और उनकी पत्नी मर जाते हैं। अलगे और उनके मरने के बाद ही घर में अलगे की नौबत आती है। अलगा होने के बाद स्थिति ये हो जाती है कि दुकान तो दौलत राम के हिस्से पड़ती है, छोटे राम के हिस्से हवेली आ जाती है। हवेली जब छोटे राम के हिस्से आ जाती है, इसके बाद भी बड़ी बहू खुश नहीं रहती है। तो ये सब होता है मित्रों। बाकी कहानी में मैंने बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि देखिए, उस समय भी पिता यही चाहते थे कि अगर उसकी बेटी ससुराल चली जाती है तो वह अपने ससुराल में अच्छा आचरण दिखाए, अच्छा संस्कार दिखाए। और देखिए छोटी बहू के पिता जो कि तहसीलदार रहते हैं, शिक्षित रहते हैं, किस तरह से एक पत्र के माध्यम से अपनी बेटी आनंदी यानी छोटी बहू को समझा रहे हैं। देखिए 8वां पॉइंट है, स्वस्तिक श्री सर्वोपमा योग्य बीबी आनंदी जी। यहाँ से राम प्रसाद जो कि तहसीलदार के बेटे रहते हैं, आनंदी के बड़े भाई रहते हैं, आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम वंचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे हैं, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई रामप्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तिहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही से उसका लिखना पढ़ना छूटा है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पता का धर्म है 2-4 बात लिखना आवश्यक है। यहाँ पे कुछ मात्राएं की गलतियाँ हुई हैं, मात्राओं की, उसको आप सुधार लीजिएगा। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है, और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती हैं। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजरान करना, आपको कुछ जानना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है। तो देखिए किस तरह से एक पिता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे रहा है पत्र के माध्यम से। तो ये सब सारी संस्कारी बातें, नीति की बातें भी इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में मैंने आपके सामने रख दी। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी और आप इसमें से परीक्षोपयोगी चीज़ें जरूर ग्रहण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे।